सब कुछ खत्म। हाथ 360 किलो के पत्थर के नीचे और असहनीय दर्द। चीखें जिसे अब कोई सुन नहीं सकता। पानी खत्म, सर्दी की रात और सांसें भी अब धीरे धीरे नम पड़ने लगी थी। पर उसने हार नहीं मानी और उसके बाद जो हुआ वो दुनिया का सबसे पेनफुल और सबसे पावरफुल सर्वाइवल मोमेंट बन गया। यह कहानी है अमेरिका के 27 वर्षीय एरन रॉल्स्टन की, जिसके 127 घंटे ने इंसानी हदों को तोड़कर सर्वाइवल का मतलब ही बदल दिया। 25 अप्रैल 2003 की रात 11 बजे एरन अपने ट्रक को लेकर उटा की ओर निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो अपने ट्रक को पार्क करता है और वहीं टेंट लगाकर सो जाता है। अगली सुबह 9:15 पर वो अपनी साइकिल को लेकर साउथ की ओर चल देता है और करीब 15 माइल तक चलने के बाद वो ब्लू जोन कैनियन के मेन फोर्क तक जाने वाले शॉर्टकट रास्ते तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर एरन ने अपनी साइकिल को जुनिपर ट्री से लॉक किया और पैदल ही घाटी की ओर चल पड़ता है। दोपहर 2:45 तक एरन ब्लू जोन कैनियन के गहरी और संकरी खाइयों में उतरना शुरू कर चुका था। जब वो इन दरारों के बीच से नीचे खाई में उतर रहा था, तभी एक 360 किलो का पत्थर नीचे खिसक जाता है और एरन का राइट हैंड उस पत्थर और दरारों की दीवारों के बीच में दब जाता है। एरन अब इस वीरानी घाटी में अकेला फंस चुका था। उसने इस हाइकिंग प्लान के बारे में किसी को नहीं बताया था, जिससे उसके फंसे होने का पता लगाना भी मुश्किल था। एरन ने बाद में इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि मैं लगभग हमेशा ही ऐसा करता हूँ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा करना भारी पड़ गया। 6 फीट 2 इंच लंबे, लीन और फिट एरन कोई नौसिखिया नहीं था। वह एक एक्सपीरियंस्ड आउटडोर एथलीट था। एरन को हाइकिंग में इंटरेस्ट तब आया जब उसने पहली बार 1996 में एवरेस्ट डिजास्टर के बारे में पढ़ा, जिसमें एक ही तूफान में 8 क्लाइंबर्स की जान चली गई थी। एरन ने सोचा, अगर मैं उस स्थिति में होता तो मैं क्या करता। बस यही सब सोचकर एरन ने हाइकिंग की दुनिया में अपना कदम रखा। वो कोलोराडो में बड़ा हुआ और 1997 में कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फ्रेंच में डबल मेजर के साथ ग्रेजुएट हुआ। फिर 5 साल तक उसने इंटेल में इंजीनियर के रूप में काम भी किया। उसे जिंदगी जीने का जुनून था और खुद को टेस्ट करने का। 2002 के स्प्रिंग में एरन ने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी और एस्पेन कोलोराडो शिफ्ट हो गया। वहाँ के एक लोकल माउंटेनियरिंग शॉप में काम करते हुए एक प्रोफेशनल माउंटेन गाइड बनने के लिए अपने आप को तैयार करने लग गया। एरन के नाम के साथ एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड जुड़े हुए थे। वो अमेरिका के 50 स्टेट में से 34 स्टेट्स के हाईएस्ट पीक पर चढ़ चुका था और कोलोराडो के 59 14 ईयर्स बेसिकली उन माउंटेन्स को कहा जाता है जिनका एलिवेशन एटलीस्ट 14,000 फीट हो। उसमें से 45 को सोलो कंकर कर चुका था। जून 2002 में उसने 20,000 फुट ऊंचा माउंट मैकिनले भी क्लाइंब कर चुका था, जिसे नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, एडवेंचर का मतलब ही होता है रिस्क लेना। मार्च 2003 में एरन अपने 2 दोस्तों के साथ कोलोराडो के रेजोल्यूशन पीक पर बैक कंट्री स्कीइंग कर रहा था। तभी अचानक से एक अवलांच ने उन्हें अपने अंदर ले लिया। उसने बाद में कहा था, याद है मैं बस गिरता ही जा रहा था, मेरे चारों तरफ बर्फ थी और सांसें लेना भी मुश्किल था। मुझे लगा आज मैं मर जाऊंगा। कुछ सेकंड तक वो बर्फ के अंदर दबा रहा, लेकिन अपने दोस्तों की मदद से वो जिंदा बच जाता है। ये एक्सपीरियंस उसके लिए एक वार्निंग जैसा था, लेकिन एरन कहाँ मानने वाला था। और फिर आया 25 अप्रैल 2003 की वो रात, जब एरन ने अपना ट्रक उठाया और निकल पड़ा एक नए सफर पर। लेकिन उसे क्या पता था कि इस सफर पर उसका सामना होने वाला है जिंदगी और मौत के बीच के असली खेल से। एरन को घाटी में फंसने के कुछ ही समय बाद ही यह एहसास हो गया था कि वो इतनी आसानी से तो इस घाटी से जिंदा नहीं निकलने वाला। यहाँ से जिंदा निकलने के लिए आगे जो कुछ भी करना था, एरन ने उसका प्लान बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपना बैग चेक किया, जिसमें 2 ब्यूरेटस के पैकेट, 1 लीटर पानी, एक मल्टी टूल जिसमें चाकू भी था और कुछ कैंडी बार के टुकड़े पड़े हुए थे। पहले तो उसे उम्मीद था कि मुझे इस घाटी में फंसा दे कोई तो मुझे बचाने आएगा, लेकिन अफसोस इस वीरानी घाटी में उसके अलावा और कोई नहीं था। अब धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी और रात हो चली थी। अब उसने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया। इस पूरी रात वो अपने छोटे से मल्टी टूल से पत्थर को घिसने और तोड़ने का नाकाम कोशिश करता रहा।
धीरे धीरे अब सुबह हो चली थी और आज संडे का दिन था। एरन अपने दोनों प्लान को फेल होने के बाद अब प्लान सी पर काम करने को सोचा। उसने रस्सियों की मदद से पत्थर को बांधकर ऊपर उठाने की कोशिश किया, लेकिन 1 इंच भी न हिला पाया और उसका ये प्लान भी फेल हो गया। यही करते करते एक और दिन बीत जाता है और अब मंडे आ चुका था। आज फिर एरन ने पत्थर को रस्सियों से बांधकर खींचने का कोशिश किया, लेकिन आज भी वह पत्थर को जरा सा भी हिला नहीं पाया। इसी बीच जब वह थक कर बैठता था तो अपने उस छोटे से मल्टी टूल की हेल्प से पत्थर को साइड से तोड़ने का कोशिश करता रहता था। ऐसे करते करते एक और दिन बीत जाता है और आज ट्यूसडे का दिन था। उसका पानी भी आज खत्म हो गया था। उसे अब ये समझ में आ गया था कि अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो मैं डिहाइड्रेशन के कारण मारा जाऊंगा। बाद में उसने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं अब यहाँ से जिंदा बाहर निकलने के लिए अंतिम उपाय के बारे में सोचना शुरू कर चुका था, जो कि था उस छोटे से पॉकेट नाइफ की हेल्प से अपने हाथ को काटकर अलग करना, जो अब पत्थर को घिसने और तोड़ने की वजह से काफ़ी ब्लंट हो चुका था। उसने बताया कि मैंने अब सारा कुछ तैयार किया और उस छोटे से ब्लंट नाइफ को अपने हाथ पर लगाकर आगे पीछे काटने लगा, लेकिन चाकू इतना ब्लंट था कि मैं अपने हाथ के बाल तक न काट सका। अगले दिन यानी वेडनेसडे को वो अपने उस हाथ पर एक छोटा सा कट लगाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे जल्द ही समझ में आ जाता है कि वो हड्डी को उस छोटे से चाकू की हेल्प से नहीं काट पाएगा। उसका पानी कल ही खत्म हो गया था, इसलिए उसने आज अपना यूरिन पीने का डिसाइड करता है। उसने कैनियन की दीवार पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और मरने का संभावित डेट लिखना शुरू कर दिया और कैमरा उठाकर अपने फैमिली के लिए लास्ट मैसेज भी रिकॉर्ड किया। उसे इस रात जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी। इस रात भूख, प्यास और ठंड से उसे हेलुसिनेशन भी होने लगी थी। वह देखता है कि वह अपने होने वाले बच्चे के साथ खेल रहा है, जिसमें उसका राइट हैंड गायब है। अगली सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि लो ब्लड सर्कुलेशन की वजह से उसका हाथ डिकम्पोज होने लगा था। उसने अब फैसला किया कि हाथ को काटने के लिए सबसे पहले हड्डी को तोड़ना होगा। उसने अपने एल्बो को घाटी के दीवार से टिकाया और पूरा जोर लगाना शुरू किया। सबसे पहले रेडियस टूटी और फिर अल्ना। अब उसे सिर्फ वेन्स और मसल्स को काटना था। वह अपना चाकू निकालता है और काम शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में उसे 1 घंटे का समय लगा और अब वह बिल्कुल आज़ाद था। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला था और अब मैं बहुत खुश था। लेकिन दोस्तों, एरन का चैलेंज अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसके हाथ से काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था। उसे तुरंत मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी, लेकिन अब भी वो कैनियन में बिल्कुल अकेला और अपने ट्रक से 8 माइल दूर था। वह अपने हाथ पर कपड़े और बैग को लपेटकर ब्लड लॉस को रोकने का कोशिश करता है और रस्सी की हेल्प से कैनियन में 60 फुट नीचे उतरकर ग्राउंड तक पहुंचता है। अब वह इस वीरानी रेगिस्तान में अपने ट्रक की ओर चलने लगता है। एरन को अब एक डर सताने लगा था कि कहीं उसका डेथ ब्लड लॉस की वजह से ना हो जाए। लगभग 6 माइल तक चलने के बाद उसे एक फैमिली दिखाई देती है जो इस ब्लू जोन कैनियन में हाइकिंग के लिए आ रही थी। उसने उन्हें हेल्प के लिए आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर वो लोग पास आते हैं और एरन की ऐसी हालत देखकर उसे खाने के लिए खाना और पानी देते हैं और इसके साथ ही अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देते हैं। दोपहर करीब 3 बजे वो अपनी ओर एक हेलीकॉप्टर को आता देखता है। फाइनली अब कैनियन से निकलने के 4 घंटे बाद एरन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। रेस्क्यू के बाद उसे हेलीकॉप्टर से तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी की। उसका राइट हैंड तो जा चुका था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो जिंदा था। अगले कुछ ही दिनों में उसकी कहानी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में छा गई। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने इसे मिराकल इन द कैनियन कहा। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कोई व्यक्ति अपना हाथ काट कर वापस कैसे आ सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एरन ने डिटेल में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो सारी दुनिया स्टन हो गई। बाद में एरन ने अपनी कहानी एक ऑटोबायोग्राफी में लिखी, जिसका नाम था बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। ये बुक इतनी पॉपुलर हुई कि इसके ऊपर 2010 में एक हॉलीवुड फिल्म बनी 127 आवर्स। इस फिल्म को 6 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया और एरन की कहानी से दुनिया भर के लोग इंस्पायर हुए। आज एरन फिर से माउंटेन्स पर चढ़ता है, एक आर्टिफिशियल आर्म के साथ, एक नई सोच के साथ। वो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर है और अपनी कहानी से लोगों को इंस्पायर करता है।